नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रतिमा है, निधि है, सुमेरा खान है और प्रीति हैं। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की अहम खबर के साथ। थोड़ी देर में प्रयागराज पहुंचेगा अतीक अहमद। जी हां, माफिया अतीक अहमद प्रयागराज पहुंचने वाला है। पुलिस का काफिला चित्रकूट से आगे निकल गया है। अतीक अहमद को कल कोर्ट में पेश किया जाना है। अतीक के भाई अशरफ की भी कल ही कोर्ट में पेशी है। अशरफ को बरेली की जेल में बंद किया गया था। बरेली की जेल से उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया जा रहा है प्रयागराज। उमेश पाल मर्डर केस में प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद, जहां उसके गुनाहों का हिसाब होगा। तो ऑपरेशन प्रयागराज, ऑपरेशन अतीक पार्ट 2 से जुड़ी एक एक अपडेट, एक एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का सफर अब खत्म होने वाला है और थोड़ी देर में वो प्रयागराज पहुंचेगा, ये जानकारी मिल रही है। विपिन चौबे हमारे संवाददाता इस काफिले के साथ लगातार मौजूद हैं। और विपिन, इस वक्त ताजा जानकारी आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले यह खबर आई थी कि चित्रकूट से आगे निकल गया है काफिला। कितनी देर और? समीर, हम लोग इस वक्त प्रयागराज से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर हैं और इसके बाद प्रयागराज में यह काफिला दाखिल होगा, सीधा नैनी जेल जाएगा। यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर समय से अगर हम लोग 3 बजे से पहले पहुंच जाते तो संभावना पुलिस वालों ने यह व्यक्त की थी कि सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड मांगा जाएगा। लेकिन अब चूंकि लेट हो गया है, 5 बज गया है, लिहाजा कोर्ट बंद हो गई है, तो आज सीधा नैनी जेल को सुपुर्द किया जाएगा और कल सुबह इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिजिकली सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड मांगी जाएगी और कितने दिन की रिमांड, क्योंकि 14 दिन की रिमांड होती है, पुलिस कितने दिन की रिमांड मांगती है और कितने दिन की रिमांड मंजूर होती है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में जितने भी तार उलझे हुए हैं उन सभी तारों को सुलझाने के लिए अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आमने सामने बिठाना बहुत जरूरी है। बरेली से अशरफ को बुला लिया गया है और साबरमती जेल से अतीक अहमद को, दोनों को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड पर लिया जाएगा, आमना सामना कराया जाएगा। बिल्कुल विपिन, आप काफिले के साथ मौजूद हैं और हमारे एक और सहयोगी पंकज झा इस वक्त नैनी जेल के बाहर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पंकज, जो बॉडी लैंग्वेज अतीक अहमद की नजर आ रही है वो अपने आप में बहुत खास, और खास तौर पर विपिन चौबे ने जब अतीक अहमद से बात करने की कोशिश की, जो उसने कहा वो बहुत अहम। वो साफ तौर पर यह कह रहा है कि मिट्टी में तो मिलाया ही जा चुका है, अब रगड़ा जा रहा है। यानी जो कभी लोगों को डराता था, जिसका खौफ होता था कभी पूरे इलाके में, आज वो खुद बहुत खौफजदा नजर आ रहा है। देखिए, वो एक माइंड गेम खेल रहा है। यूपी के एक डीजीपी रहे पुलिस अधिकारी ने, जो कि प्रयागराज में भी कभी एसएसपी थे, उन्होंने कहा कि अतीक ये जानबूझकर ये कर रहा है, वो छका रहा है एक तरीके से। देखिए, पिछली बार भी जब 27 तारीख को लाया गया था तो साबरमती से निकलते हुए कहा तो उसकी जान को खतरा है, और जैसे ही प्रयागराज पहुंचा तो उसने कहा का डर है। इस बार भी 2 तरह की बातें कर रहा है। लेकिन मेन बात, यहाँ नैनी जेल पर हम खड़े हैं और यहीं पर जैसा विपिन कह रहे थे, अगले 50 मिनट में और घंटे भर में वो यहाँ आ जाएगा और फिर कल दोनों भाइयों को, यानी अतीक और अशरफ को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करना चाहती है और अभी तक सिर्फ अतीक को एक ही मामले में, यानी उमेश पाल के अपहरण वाले मामले में सजा हुई है, जबकि अशरफ को उस मामले में बरी कर दिया गया था। ये आप जानते हैं समीर। जी, बहुत शुक्रिया पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, TV9 भारतवर्ष से बोला डॉन अतीक अहमद, मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं तो 6 साल से जेल में बंद हूँ, मेरी पत्नी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। खासतौर पर TV9 भारतवर्ष से बातचीत के दौरान उसने ये तमाम बातें कही। आपको परेशान किया जा रहा है, डर लग रहा है, अब अपने गुनाहों की सजा मिल रही है। आपने गुनाह नहीं किए हैं, 100 से ज्यादा मुकदमे हैं आप पर, आपने गुनाह किए हैं, अदालत में तय हुआ, डर लग रहा है। आप लोग हो तो नहीं लग रहा, लेकिन पछतावा है अपने किए पर, पछतावा है। उमेश पाल हत्याकांड का आरोप है आप पर, दर्जनों मामले आप पर दर्ज हैं। हाँ, तो आपका बेटा फरार क्यों है? अरे वो नाबालिग बेटा है। जो बड़ा असद जिसने गोलियां चलाई थी वो फरार क्यों है? आपकी पत्नी फरार क्यों है? क्या करें, जेल चले जाए। आए तो फरार होने से काम चलेगा? कोर्ट में सामने पेश होकर सफाई पेश करना चाहिए ना, कोर्ट में जाएगी। चलिए। और इस बीच खबर ये कि प्रयागराज लाते वक्त अशरफ को ले जा रही वैन खराब हुई है और लखनऊ में अशरफ को ले जा रही पुलिस वैन में खराबी की जानकारी मिली है। TV9 भारतवर्ष ने अशरफ से एक्सक्लूसिव बातचीत की है।
उसने कहा है कि मुझे साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कहा कि 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 हफ्ते में आपने बातें की, आपकी जानकारी नहीं, हमें पिछली बार आईपीएस का नाम तो बता दीजिए अब। नहीं, ये नाम नहीं बता सकते। अच्छा, आपने कहा कि बोलने तो दो। हाँ, आईपीएस का नाम तो बता दो जो नहीं, जेल में नाम जाते हुए नहीं कहा था। नाम नहीं बताएंगे। जेल में जाते नहीं हुए, इलाहाबाद में पुलिस लाइन में कहा था। इलाहाबाद में पुलिस लाइन में। तो आप ये बताइए, रिमांड लिया जाएगा पुलिस के द्वारा, आपका पूछताछ होगी उमेश पाल हत्याकांड में? मुझे नहीं पता क्या हो रहा है कानूनी। जब उमेश पाल को अगवा करने आपको बाइज्जत बरी किया गया, उसमें कुछ कहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि तब भी मैं बरी हो गया, मैं जेल में था उस वक्त भी, और आज जब उसकी हत्या हुई तो भी मैं जेल में हूँ। इंसाफ तो मिल रहा है आपको ना? यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप भी तो देखिए इस बात को। इस समय आप देख सकते हैं कि लखनऊ यहाँ पर हम लोग, और अशरफ की जो गाड़ी है वो खराब हो गई है और गाड़ी को धक्का लगाकर यहाँ पर गाड़ी जो है वो आगे बढ़ रही है। बड़ी लापरवाही आप देख पा रहे होंगे कि पुलिस की जो गाड़ी है वो खराब हो गई है। धक्का लगा के गाड़ी को स्टार्ट किया गया और अशरफ ने TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि ये जो पूरा है ये पूरी साजिश के तहत किया। उसने TV9 से ये भी कहा कि मेरी जान को खतरा है और उमेश पाल हत्याकांड में मेरा कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। और इस बीच अतीक अहमद ने कहा है कि वो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उमेश पाल की मां का कहना है कि अतीक अभी मिट्टी में नहीं मिला है। उनका परिवार डरा हुआ है और उन्हें घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि उमेश की हत्या के बाद उनका परिवार खौफ में है। अतीक के गुर्गे हमला करके उनकी हत्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनका परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा है। अतीक जैसे माफिया समाज के लिए खतरा है। या तो अब रगड़ रही, उसको कहाँ मट्टी में मिला पाए, वो अभी धुरंधर की तरह खड़ा है, उसका भाई खड़ा है, उसके गुंडे माफिया खड़े हैं, अभी वो कहाँ मिला है? वो तो कह रहा कि हमको, अरे उसको कहने से रहने दीजिए, वो तो कहता मैं जेल में थे। अभी मेरे घर का ना हम लोग निकल रहे, ना बहू निकल रही, ना बच्चे निकल रहे। आज 2 दिन से छोटे बच्चों को किसी तरह से बगल किए, स्कूल वहाँ भेजे, सब सहमे हुए हैं। भाई उसके गुंडे जो भागे हैं, आपको क्या पता कि दूर गए या किसी के घर में घुसे हैं। वहीं उमेश पाल की पत्नी ने एक बार फिर सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। लग रहा है तो जिस तरह से वो भी न्याय मांग रहे हैं, हम भी न्याय मांग रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड में उनकी पत्नी ने ही अतीक और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। और आज की एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। भारत के साथ मजबूत संबंध की इच्छा जताई गई है। भारत से मानवीय मदद भेजने की मांग भी की गई है। भारत से मेडिकल उपकरण भेजने की अपील भी जेलेंस्की ने की है। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इस दौरान हजारों जाने गई, घायलों की संख्या इससे अधिक है। शहर के शहर खंडहर हो गए। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आता है। ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मानवीय मदद भेजने का आग्रह किया है। जेलेंस्की की चिट्ठी में भारत से दवाएं और मेडिकल उपकरण भेजने की अपील की गई है। जेलेंस्की की यह चिट्ठी भारत दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश उप मुख्यमंत्री एमिने झेपान ने विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी से मुलाकात के दौरान दी। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री 3 दिन के दौरे पर भारत आई हैं। भारत युद्ध से झेल रहे यूक्रेन को मानवीय आधार पर दवाएं और मेडिकल उपकरणों की सहायता देता रहा है। पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पीएम मोदी को फोन कर G20 की अध्यक्षता मिलने की बधाई दी थी। अब भारत से दी जा रही सहायता के लिए धन्यवाद दिया था। यूक्रेन कह चुका है कि युद्ध खत्म करवाने में भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। विश्व बिरादरी रूस यूक्रेन जंग में भारत की बड़ी भूमिका चाहती है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है। और इस बीच ज़ेपोरिजिया से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने विश्व युद्ध की यादें ताजा कर दी। ज़ेपोरिजिया में रूस की बहुत बड़ी तैयारी सामने आई है। यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए खोदी गई है 73 किलोमीटर ट्रेंच। ज़ेपोरिजिया में रूस की ट्रेंच का वीडियो सामने आया है। वीडियो में ज़ेपोरिजिया में ट्रेंच बनाते दिखे हैं रूसी सेना के जवान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरह हमले से बचने की ये रूस की रणनीति सामने आई। नेटो से हथियार मिलने के बाद यूक्रेन की सेना विध्वंसक हमले कर रही है। रूसी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। रशियन सेना के विनाशक हथियारों को नस्तनाबूद कर रही है।
यूक्रेन के हमले में रूस को काफी नुकसान हो रहा है। हमले में टैंक, गोला बारूद तबाह हो रहे हैं। यूक्रेन के हमले में रूस के कई सैनिकों की मौत भी हुई है। अब रूसी सैनिक यूक्रेन के हमलों से बचने के लिए बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया के वॉर जोन से वीडियो सामने आया है जिसमें रूसी सैनिक छिपने के लिए बंकर बनाते दिख रहे हैं। रूसी सैनिक ज़ैपोरिज़िया में ट्रेंच बनाते दिख रहे हैं। ज़ैपोरिज़िया में 73 किलोमीटर लंबी ट्रेंच खोदी गई। यूक्रेन के हमले से बचने के लिए बनाई गई ट्रेंच। ज़ैपोरिज़िया के कुछ हिस्सों पर रूस का कब्जे वाले इलाके को बचाने की रणनीति। ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन कर रहा है भीषण हमले। रूस को ज़ैपोरिज़िया से खदेड़े जाने का डर है। यूक्रेन कब्जे की जंग बहुत ही भीषण हो चुकी है। रूस की सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाके पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहती है, तो पश्चिम से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेनी सेना काउंटर कर रही है। बागपुत में रूस यूक्रेन के बीच आमने सामने की जंग का वीडियो सामने आया है। सिर्फ 30 से 50 मीटर की दूरी पर दोनों ही मुल्कों के सैनिक एक दूसरे से जंग लड़ रहे हैं। एक दूसरे पर रॉकेट से भी हमला किया जा रहा है। जंग में पूरी तरह तबाह हुए बागपुत के कई इलाके। क्या बाखमुट में वैगनर ने बढ़त बना ली है और यूक्रेन के हाथ से इलाका भी निकलने वाला है। बाखमुट से जो भयावह तस्वीरें सामने आई हैं, वो इस बात की तस्दीक कर रही है कि वैगनर ने इस शहर के चप्पे चप्पे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बाखमुट में यूक्रेनी सैनिक और वैगनर के बीच निर्णायक जंग चल रही है। यहाँ वैगनर ग्रुप ने मेटलूरा स्टेडियम पर कब्जा कर लिया है। इस स्टेडियम के चारों तरफ वैगनर ग्रुप के लड़ाके नजर आ रहे हैं और हर तरफ तबाही बिखरी है। बाखमुट में वैगनर ग्रुप ने अपना मोर्चा मजबूत कर लिया है और यूक्रेनी सेना पर जोरदार हमले कर रहा है। बाखमुट में जमीनी जंग चल रही है और दोनों तरफ की सेना महज 30 से 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरे पर हमला बोल रही है। यहां पर एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं। बाखमुट से आई तस्वीर में सिर्फ तबाही नजर आ रही है, जिससे जाहिर हो रहा है कि अब रूसी सैनिक यहां यूक्रेन पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि बाखमुट पर कब्जे का ऐलान वैगनर ग्रुप ने बहुत पहले किया था। वैगनर के सेंटर में अपना झंडा लहराकर इसका ऐलान हुआ था। डोनेस्क में यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान की खबर आ रही है। यूक्रेनी अटैक में रूस का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। बुक M12 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ है। हमलों के जवाब में यूक्रेनी आर्मी ने जबरदस्त प्रहार किया। आसमान से मिसाइल वर्षा करके वॉर जोन में रूसी चक्रव्यूह को चकनाचूर कर दिया। यूक्रेनी सेना ने वॉर जोन में तैनात रूसी एयर डिफेंस सिस्टम BUK M12 पर घातक हमला बोला। यूक्रेनी फाइटर्स ने मिसाइलों के साथ रूस की कमांड पोस्ट और एयर डिफेंस सिस्टम पर बम बरसाए। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी BUK M12 एयर डिफेंस सिस्टम खाक हो गया। यूक्रेनी सेना ने हमले के वीडियो जारी किए। उसके आसपास के इलाके में आग लग गई। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक गया। बैटलफील्ड से हमले की दूसरी तस्वीर भी देखिए, जिसमें यूक्रेनी सेना Mi-24 अटैक हेलीकॉप्टर से जबरदस्त एयर स्ट्राइक करती नजर आई। यूक्रेनी सेना ने बैटलफील्ड में तैनात रूसी सेना पर पिन पॉइंट हमला किया। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक में रूसी ठिकाने तबाह हो गए। रूसी सेना ने चंद सेकंड में दर्जनों मिसाइल हमले किए। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमले में रूस को काफी नुकसान का दावा किया। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का विध्वंसक परीक्षण। रूस ने ICBM मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। अस्त्रकान से कजाकिस्तान में टारगेट तबाह किया गया। 11,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है ICBM। रूस ने जिस समृद्ध इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, वो मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी ले जा सकती है। इस मिसाइल पर 10 या इससे ज्यादा वॉरहेड्स लगाए जा सकते हैं। यूक्रेन से जंग के बीच रूस का विध्वंसक परीक्षण पूरे यूरोप सहित अमेरिका की नींद उड़ा चुका है। ICBM मिसाइल का टेस्ट करते हुए रूस ने अस्त्रखान से कजाकिस्तान में टारगेट तबाह किया। बता दिया 11,000 किलोमीटर की जद में आने वाले हर दुश्मन इसकी मार से तबाह हो सकते हैं। पुतिन की आतमी तैयारी को लेकर बड़ी खबर यह है कि रूस ने अब ICBM से फिर दहशत फैला दी है। पुतिन ने ICBM का सफल परीक्षण किया है। ICBM से कजाकिस्तान में टारगेट ध्वस्त किया गया। ICBM टेस्ट से यूक्रेन और अमेरिका की टेंशन बढ़ चुकी है। रूसी सेना यार्ड्स ICBM के साथ ड्रिल कर चुकी है। पिछले महीने ही रूस ने एटमी ड्रिल की थी। रूस ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से उड़ सकती है। ये तेज गति के साथ कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है, जिसे रडार भी नहीं पकड़ सकता। ये रूसी मिसाइल 480 किलोग्राम परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आर्टिक में रूसी नेवी की विध्वंसक ड्रिल चल रही है। यूक्रेन वॉर के बीच रूस का युद्धाभ्यास। एंटी सबमरीन वॉरशिप में से मिसाइलें दागी गई हैं। वॉरशिप से दुश्मन की सबमरीन को तबाह किया गया है। नॉर्दर्न फ्लीट के हंटर किलर ग्रुप ने ये ड्रिल की है।
रूस की नेवल शिप ने आर्टिक में दुश्मन के सबमरीन को तबाह किया। ये नीले समंदर में रूस की विध्वंसक ड्रिल का हिस्सा है, जिसमें पुतिन के हंटर किलर उतरे हुए हैं। यूक्रेन वॉर के बीच रूस का ये युद्धाभ्यास बहुत कुछ कहता है, जिसमें एंटी सबमरीन वॉरशिप से दनादन मिसाइलें दागी जा रही हैं। नॉर्दर्न फ्लीट की हंटर किलर ग्रुप आने वाले कई दिनों तक दुश्मन के होश उड़ाने वाली ड्रिल करेंगे। आर्टिक के बैरेंट्स सी में जहां यूक्रेन युद्ध के बीच रूस की एटमी तैयारी को लेकर खबर आई। यूक्रेन, नेटो, अमेरिका को सख्त चेतावनी। पहले आईसीबीएम का टेस्ट हुआ, फिर समंदर में ड्रिल हुई। एंटी सबमरीन वॉरशिप से मिसाइल दागी गई। वॉरशिप से दुश्मन की पनडुब्बी को तबाह किया गया। युद्धाभ्यास में 3500 जवान शामिल हुए। पुतिन की इस ड्रिल पर पूरे यूरोप की नजर इसलिए है क्योंकि उनके हर कदम को यूक्रेन जंग से जोड़कर देखा जा रहा है। जंग के दौरान पुतिन कई बार यूक्रेन का साथ दे रहे मुल्कों को हमले की धमकी दे चुके हैं। पहले हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण और फिर समंदर में तबाही के संकेत देकर पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस हर फ्रंट पर तैयार है और जरूरत पड़ने पर हमले के लिए रेडी है। और फ्रंट लाइन पर जाने से पहले यूक्रेनी सैनिकों को जोरदार ट्रेनिंग दी जा रही है। रूसी टैंकों का मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग हो रही है। ट्रेंच में छिपकर टैंकों पर हमला करना सिखाया जा रहा है। यूक्रेन के जंगी मैदान में 24 घंटे तबाही के गोले बरसाए गए। रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। इन्हीं विनाशक हमलों के बीच यूक्रेन के सैनिक रूसी हथियारों को तबाह करने के लिए जंग के नए पैतरे सीख रहे हैं। रूस टैंकों को तबाह करने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने सैनिकों की ट्रेनिंग के वीडियो जारी किए, जिसमें यूक्रेनी सैनिक वॉर जोन में ट्रेनिंग करते दिखे। यूक्रेनी सैनिक ट्रेंच में छिपकर रशियन टैंक्स को तबाह करने की तरीके सीख रहे हैं। वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि एक टैंक आता है। टैंक को आता देखकर यूक्रेनी सैनिक टैंक में छिप गए। जैसे ही टैंक आगे बढ़ता है, यूक्रेनी सैनिक टैंक पर बम से वार करते हैं। यहाँ से ट्रेनिंग के बाद यूक्रेनी सैनिक डोनबास रीजन में रूस के खिलाफ तैनात होंगे। 2 दिन पहले वागनर ग्रुप के चीफ ने जो दावा किया था कि ज़ेलेंस्की डोनबास रीजन में 4 लाख यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती करने वाले हैं, आज उसकी तस्वीर सामने आई, जिसमें हजारों यूक्रेनी सैनिक वॉर जोन में जाते नजर आ रहे हैं। ये सभी यूक्रेनी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस है और बैटलफील्ड में रूस के खिलाफ लोहा लेने के लिए तैयार हैं। उधर यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट लाइन पर भी भीषण जंग जारी है। बता दें आपको, यूक्रेन ने BM-27 न्यूरोगन से भीषण हमला किया है। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान की भी खबर सामने आ रही है। पेंटागन की रिपोर्ट में भले इस बात का खुलासा हुआ हो कि यूक्रेन के पास अब हथियार खत्म हो रहे हैं, लेकिन वॉर फ्रंट से आई ये तस्वीर बता रही है यूक्रेन ने अभी ना तो जंग हारी है और ना ही हौसला खोया है। वीडियो यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट लाइन से आया है, जहां यूक्रेनी सैनिक रूसी ठिकानों पर आग के गोले बरसाते नजर आए। पूर्वी फ्रंट लाइन पर भीषण जंग जारी है। यूक्रेन BM-27 रैगन से मोर्चा संभाले हुए है। रूस पर दनादन फायरिंग हो रही है। यूक्रेन के विध्वंसक हमले में पुतिन की सेना को भारी नुकसान पहुंचा। जंग के एक दूसरे मुहाने पर भी जोरदार जंग जारी है। डोनेस्क है वो जगह जहां रूस ने कब्जा करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि पुतिन की सेना डोनेस्क पे पकड़ नहीं बना पाई। यहाँ भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन के मोटराइज्ड ब्रिगेड का जबरदस्त हमला यहाँ हो रहा है। निशाने पर रूस के आर्म्ड व्हीकल्स हैं, जिन्हें आगे बढ़ने से पहले ही तबाह कर दिया गया। यूक्रेन के पूर्वी फ्रंट लाइन पर स्थिति अभी भी खराब है, यानी खार्किव में अभी भी जोरदार जंग जारी है। पिछले साल इस फ्रंट का जायजा लेने ज़ेलेंस्की आ चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त, यूक्रेन पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला हुआ है। 24 घंटे में रूस ने ये ताबड़तोड़ अटैक किया है। यूक्रेन के 9 इलाकों को इस दरमियान निशाना बनाया गया है। सूमी, ज़पोरिजिया, खार्किव, कुपियांस्क में भीषण अटैक हुआ है। लुहांस्क, डोनेस्क, मिकोलीव, खेरसोन भी दहल गया है। रूस की सेना यूक्रेन में बारूद की बौछार कर रही है। ज़पोरिजिया हो, सूमी हो, चेरनीव हो या खार्किव, सभी इलाकों पर मिसाइल हमला कर दहला रही है। यूक्रेनी कमांड डिपो को खाक कर रही है। रूस की सेना ने ज़पोरिजिया और सूमी पर मल्टीपल लॉन्च सिस्टम से विध्वंसक प्रहार किया। रूस के रॉकेट अटैक में यूक्रेन में भारी तबाही मच गई। रूस की कई मिसाइलें यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी गिरी। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, कई घर तबाह हो गए। रूस की सेना ने मिकोलीव और खेरसोन में एयर स्ट्राइक कर भी यूक्रेन को दहलाया। यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि पिछले 24 घंटों में सैकड़ों हमले किए गए। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस की सेना ने ज़पोरिजिया में 66 और सूमी में 118 हमले किए। यूक्रेन पर रूसी कहर की अगली कड़ी लुहांस्क के इस इलाके में भी आई। यहाँ कुपियांस्क में रूस ने बारूद की बारिश की। यूक्रेनी ठिकानों पर अंधाधुंध रॉकेट बरसाकर यूक्रेनी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। इस हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने की खबर है। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले में यूक्रेन के कई सैनिक भी मारे गए हैं।
2024 चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने खुलकर कहा कि वो विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हैं। वहीं राहुल ने विपक्ष को एकजुट करने की दिशा में आज के दिन को ऐतिहासिक कदम बताया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज दिल्ली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जाकर उनसे मुलाकात। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। नीतीश ने कहा कि आज की मुलाकात विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश है। अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करें और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे। राहुल ने कहा कि देश की संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं, जिसके खिलाफ पार्टियों को एकजुट करने की लड़ाई लड़ेंगे। जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि अब वो समय आ गया है कि जब विपक्ष को एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। दिल्ली में विपक्ष की बैठक पर अनुराग ठाकुर ने हमला किया है। ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। अनुराग ठाकुर ने वार किया, सबको पता है ये वादा करके निभाते नहीं। सूबे कुछ दल जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो महाठग बंधन बनता है। भ्रष्टाचार छिपता नहीं है। लोग इनकी नीतियों को जानते हैं कि ना इनके पास कोई नीतियां हैं, ना नेतृत्व है, ना ही साफ नीयत है। और जब नीयत में ही खोट हो तो जनता कभी वोट नहीं देती। और 2014 में, 2019 में बहुत प्रयास इन्होंने किए, यही ठगबंधन बना था। 2017 में, 2022 में उत्तर प्रदेश में भी महाठगबंधन बना था, नहीं हो पाया कुछ। कारण जनता जानती है कि ये जो विपक्षी दल हैं, इनका कारनामे, इन्होंने जो वायदे किए थे उससे मुकर गए और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। दूसरी ओर तुलना किससे है, मुकाबला किससे? नरेंद्र मोदी जी से। और नरेंद्र मोदी जी की 22 साल की राजनीति, सीएम से पीएम तक की, ईमानदार रही, पाक साफ रही, बगैर किसी छुट्टी के देश के लिए समर्पित रहे। तो विपक्षी एकता के तमाम दावों को खारिज कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरारें आने लगी हैं। तीनों पार्टियों के बीच मतभेद की खबरें सामने आ रही हैं। इसी मुद्दे पर TV9 संवाददाता ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से खास बात की। बीजेपी के साथ अलायंस बिल्कुल नहीं चलेगा। कोई भी स्थानिक लेवल पे हो, कोई भी नहीं चलेगा, क्योंकि लड़ाई आमने सामने से लड़ना है। नीचे में दोस्ती रखेंगे और ऊपर में अगर लड़ाई करने की बात होती तो वो लड़ाई कमज़ोर होती है। ये भूमिका हमारी है और ये बात हम MVA की मीटिंग में भी रखेंगे। और लोगों को न्याय देने की व्यवस्था और उसके बारे में चर्चा करना, मांग करना, ये कांग्रेस का दायित्व है। तो लेकिन आप कहते हैं दायित्व है, लेकिन विषय यह है कि आपका सहयोगी दल आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इसको अनबन नहीं कहेंगे, दरार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? देखो, अलग दल है, अलग पार्टी है, उनके पार्टी के नेता अलग है, तो उनका विचार थोड़ा अलग हो सकता है। 19 दल हमारे साथ जेपीसी के मांग के ऊपर आज भी अड़े हुए हैं। एक आध दल कमजोर होगा, उनकी बात अलग हो सकती है, तो उसके लिए टेंशन लेने की क्या बात है। जब अगर डेमोक्रेसी में लड़ना है तो आमने सामने में लड़ना चाहिए, ये बात हमारी है और हम लड़ने के लिए सबको साथ में लेकर लड़ेंगे। राजस्थान को आज वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिल गई। ये ट्रेन जयपुर से दिल्ली कैंट के बीच चलेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पूरी तरह से स्वदेशी वंदे भारत ट्रेन से दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अलवर और अजमेर के मध्य यात्रा होगी सुविधाजनक। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अजमेर से दिल्ली कैंट के बीच चलने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत ट्रेन से अजमेर से दिल्ली कैंट का सफर सबसे कम वक्त में तय किया जा सकेगा। इस सफर को तय करने में 5 घंटे 15 मिनट का वक्त लगेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इस सफर से राजस्थान के पर्यटक स्थलों तक पहुंचना अब बेहद आसान हो जाएगा। अब
ये जयपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस आज शुरू हो रही है। जब से ये आधुनिक ट्रेनें शुरू हुई है, तब से करीब करीब 60 लाख लोग इन ट्रेनों में सफर कर चुके हैं। अजमेर दिल्ली कैंट ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 13 अप्रैल से इस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू हो जाएगा। इस समय कुल 13 वंदे भारत ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। वंदे भारत की शुरुआत के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, अशोक गहलोत जी के दोनों हाथों में लड्डू है। पीएम ने कहा कि 2014 के बाद रेलवे का तेजी से विकास हुआ है, जिस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाई। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत जी आपके दोनों हाथ में लड्डू है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल मंत्री भी राजस्थान के हैं और रेलवे के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। गहलोत जी आपके तो दो हाथ में लड्डू है। आपके रेल मंत्री राजस्थान के हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी राजस्थान के हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि अशोक गहलोत इन दिनों राजनीतिक आपदापी और संकट से गुजर रहे हैं। इसके बावजूद कार्यक्रम में शिरकत करने आए। हालांकि अशोक गहलोत प्रधानमंत्री के उस बयान से नाराज नजर आए जिसमें उन्होंने कहा कि 2014 के बाद रेलवे का तेजी से विकास हुआ। गहलोत ने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला बोला और लिखा कि प्रधानमंत्री ने भारत के तमाम रेलवे मंत्री का अपमान किया है। गहलोत ने लिखा कि रेलवे के महत्व को कम करने के लिए ही केंद्र सरकार ने रेलवे बजट खत्म कर दिया। राजस्थान कांग्रेस में खींचतान पर बोले प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, राजस्थान को पंजाब नहीं बनने दूंगा, ये कहा है उन्होंने। जरूरत के हिसाब से फैसला भी होगा, कहना था सुखजिंदर रंधावा। जा रहा है, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है और पंजाब जैसा बनने भी नहीं दूंगा और ना ही वहाँ के लीडर पंजाब जैसी भी बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं जा रहा, बिल्कुल ऐसा बात नहीं है और पंजाब जैसा बनने भी नहीं दूंगा और ना ही वहाँ के लीडर पंजाब जैसी भी बात कर रहे हैं। वहीं टिकट न मिलने से नाराज कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को बीजेपी ने टिकट देने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक चुनाव में 189 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। पहली सूची में तमाम वर्ग और जाति समीकरणों का विशेष ख्याल रखा गया है। पहली लिस्ट में बीजेपी ने क्षेत्रीय छत्रपों की मनमानी पर अंकुश लगाने का काम किया है। यही वजह है कि इस बार 52 नए उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। खबर है कि बीएस येदियुरप्पा ने 57 लोगों की सूची सौंपी थी, जिसमें से करीब 24 से ज्यादा को टिकट मिला है। सीएम बसवराज बोम्मई को एक बार फिर से सिख गाँव से टिकट दिया गया है। शिकारीपुरा से बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र को टिकट मिला है। विजयनगर से आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को, हुकेरी से स्वर्गवासी उमेश कट्टी के बेटे निखिल कट्टी को टिकट मिला है। बीजेपी ने 76 साल के जीएस थिप्पा रेड्डी को भी टिकट दिया है। पार्टी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए 17 में से ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया है। वहीं लिस्ट में नाम नहीं शामिल होने से नाराज चल रहे जगदीश शेट्टार को भी टिकट देने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने निवास पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं की बैठक में ये फैसला लिया गया है। और गोवा एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। रात 2 बजे की गोवा से मुंबई की फ्लाइट रद्द होने से ये सभी यात्री नाराज हो गए। आरोप है कि फ्लाइट रद्द होने की कोई सूचना भी नहीं दी गई। नहीं है तो क्यों बंद कर दो, भिखारी हो गया, बंद कर दो अभी तक। गोवा से मुंबई जाने वाली फ्लाइट रद्द होने के बाद यात्रियों ने गोवा एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया। इस दौरान गोवा एयरपोर्ट के अधिकारी यात्रियों को शांत कराने की कोशिश करते दिखे, लेकिन यात्रियों का गुस्सा कम नहीं हुआ और यात्री जमकर हंगामा करते रहे। आपके कंडीशन में लिखा हुआ है 1 घंटे से ज्यादा फ्लाइट होता है तो आपको दूसरा फ्लाइट देना पड़ेगा, होटल अकोमोडेशन देना पड़ेगा, आपके रूल्स एंड रेगुलेशन। दरअसल रात 2 बजे गोवा से मुंबई की फ्लाइट थी जो रद्द हो गई, लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों को फ्लाइट रद्द होने की सूचना नहीं दी और यात्री मुंबई जाने के लिए पहुंच गए। गोवा एयरपोर्ट पर पहुंचने के काफी देर बाद उन्हें पता चला कि मुंबई की फ्लाइट रद्द हो चुकी है, तो यात्रियों ने हंगामा शुरू कर दिया। देना भाई, देना होटल सबसे पहले होटल बुक करो हमारा। यात्रियों का आरोप है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कुछ वीआईपी पैसेंजर को दूसरे विमान से मुंबई भेज दिया, जबकि बाकी यात्री रात भर एयरपोर्ट पर ही फंसे रहे। कुछ यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो छूट गई। पटना एयरपोर्ट पर बम की कॉल मिलने पर आज दोपहर हड़कंप मच गया। हालांकि जांच के दौरान बम की खबर अफवाह निकली।
पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की जांच में पता चला है कि धमकी देने के वक्त आरोपी नशे की हालत में था। पुलिस ने उसके पास से वो मोबाइल भी बरामद कर लिया है जिससे उसने फोन किया था। इस बीच जो फोन करने वाला व्यक्ति था उसको जो है समस्तीपुर पुलिस द्वारा जो है डिटेन कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ के क्रम में ये बात आई है कि व्यक्ति जो है वो शराब के नशे में था और शराब के नशे में उसके द्वारा फोन किया गया है। पटना एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट परिसर में खलबली मच गई थी। मौके पर पटना पुलिस बम निरोधक दस्ता पहुंचा। एयरपोर्ट के चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। ये जो एयरपोर्ट का पूरा परिसर है, पूरे चप्पे चप्पे पे यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती, बाहर जो पैसेंजर्स या उनके साथ उनको सी ऑफ करने के लिए जो लोग आए हुए हैं उनके भी सामानों की जाँच की जा रही है। एक एक सामान की जांच, कोई रिस्क लेने की गुंजाइश नहीं। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने बताया कि ये हॉक्स कॉल थी। और इधर दिल्ली से एक स्कूल को बम की धमकी मिली है और ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कूल पहुंचकर जांच की। दिल्ली के स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डिफेंस थाना क्षेत्र के सादिक नगर स्थित इंडियन स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एहतियात के तौर पर स्कूल को खाली करा दिया गया है और बच्चों को घर भेज दिया गया। ईमेल सुबह करीब 10:49 पर स्कूल को मिला। बम की सूचना मिलने के बाद भारी संख्या में स्कूल के बाहर स्थानीय लोग जमा हो गए। बम की धमकी वाला मेल मिलने के बाद डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की टीम इंडियन स्कूल पहुंच गई और पूरे परिसर की गहनता से जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। इससे पहले 2022 में भी एक ईमेल के जरिए इंडियन पब्लिक स्कूल में बम रखने की सूचना दी गई थी। इस दौरान पुलिस ने गहनता से जांच की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। सारा कुछ हमने चेक कराया, स्वॉट टीम से भी विजुअल सर्च करा लिया सारे प्रीमाइसेस का, इंक्लूडिंग अभी इनफैक्ट 3rd फ्लोर पे और बेसमेंट में अभी एक राउंड और चल रहा है। हमने 2 राउंड ऑलरेडी चेक करा लिया है, तीसरा राउंड हम चेक करा रहे हैं। मोस्ट लाइकली इट इज अ होक्स कॉल। फ्रांस दौरे पर गए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा बयान। भारत में फ्रांस से भारी निवेश आएगा। अगले 25 सालों में $35 ट्रिलियन होगी भारत की अर्थव्यवस्था, कहा पीयूष गोयल ने। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में फ्रांसीसी निवेशकों के लिए बड़े अवसर हैं भारत में। पेरिस में इंडिया फ्रांस बिजनेस समिट को गोयल ने संबोधित किया। फ्रांस दौरे पर गए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया कि फ्रांस से भारत में बड़ा निवेश आने वाला है। मंत्री ने बताया कि फ्रांस के उद्योगपति भारत में निवेश को लेकर उत्साहित हैं। भारत के भी और फ्रांस के भी बिजनेसेस का एक बैठक हुई जिसमें अलग अलग विषयों के ऊपर प्रेजेंटेशंस और चर्चा के माध्यम से हमने फ्रांस की कंपनीज को भारत की तरफ आकर्षित किया और एक टॉप कंपनीज के सीईओज के साथ उनके क्या आगे भविष्य में योजनाएं हैं, क्या निवेश करने में वो रुचि रखते हैं। फ्रांस भारत में 11वां सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है। भारत में फ्रांस का कुल निवेश लगभग 1.7% है। 2022-23 में भारत ने फ्रांस को $6.5 बिलियन का निर्यात किया। पेरिस में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अगले 25 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था $35 ट्रिलियन होगी। पीयूष गोयल ने बताया कि भारत में होने वाले G20 समिट को लेकर फ्रांस ने सरकार को पूरा आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का ये फ्रांस दौरा भारत के लिए कितना अहम है, पेरिस से TV9 संवाददाता पीयूष पांडे की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते हैं। 25 साल पुराने भारत और फ्रांस के व्यापारिक रिश्तों को आज एक बार और मजबूती मिल गई। ये मजबूती तब मिली जब भारत के केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने फ्रांस के 25 प्रमुख शीर्ष कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की, उनसे भारत में निवेश करने का आश्वासन लिया, साथ ही ये आश्वस्त किया कि भारत सरकार उन्हें हर एक सहूलियत भारत में मुहैया कराएगी। वो भारत आएँ, निवेश करें और वहाँ से उत्पाद को निकालें और उसको वैश्विक दर्जा प्राप्त कराएं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के परस्पर रिश्तों को बेहतर करने के लिए एक ये आश्वासन दिया कि भारत वैश्विक उत्पादों के निर्माण के लिए नया अभियान चला रहा है और फ्रांस इसमें सहायता कर सकता है। वो एक सप्लाई चेन बन सकता है, एक माध्यम बन सकता है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में नई गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 1 मिनट में ये पूरी रिपोर्ट देखिए। कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बाद केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने कोरोना की स्थिति को लेकर अहम बैठक बुलाई। सीएम योगी ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कोरोना हालातों की समीक्षा की। मीटिंग के बाद सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर लें। यूपी में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। 8 महीने के बाद लखनऊ में एक दिन में 98 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसके बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। प्रशासन ने नई कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और पब्लिक प्लेस पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। संक्रमण प्रभावित देशों की यात्रा से लौटे लोगों की जाँच कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि सभी जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो। मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी। स्कूलों में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए। स्कूल और दफ्तरों में थर्मल स्कैनिंग जरूरी हो। यूपी में पिछले 24 घंटे में 446 कोरोना के नए केस आए हैं। इसके साथ ही यूपी में एक्टिव केस की संख्या 1791 पहुंच गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। इसे लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख नजदीक आ रही है। प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। कपाट खोलने से पहले सभी परंपराओं को पूरा किया जाएगा। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान बद्री विशाल के लेप और अखंड ज्योति जलाने के लिए तिल का तेल उपयोग में आता है। तिल का तेल सदियों से नरेंद्र नगर स्थित टिहरी राजमहल में महारानी की अगुवाई में राज परिवार और नगर की सुहागिन महिलाएं निकालती हैं। महाराजा की बेटी श्रीजा शाह अरोड़ा और महारानी माला राज्यलक्ष्मी शाह की अगुवाई में नगर की 60 से ज्यादा सुहागिन महिलाओं ने पीले वस्त्र धारण कर मूसल और सिलबट्टे से तेल निकाला। तिलों का तेल निकालने की तिथि से ही बद्रीनाथ जी के कपाट खुलने की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाता रहा है। का जो परंपरा होता है हम लोग करते आए हैं सालों से। पूरा स्टेट भी इस बार जो बद्रीनाथ का कपाट खोलने की तैयारी में है। सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से सरकार भी कर रहे हैं। हमारा करने का कर्तव्य हम यहाँ कर रहे हैं। अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा जल्द ही ज्यादा आसान और सुविधाजनक होने जा रही है। केंद्र सरकार दोनों धार्मिक स्थलों तक सड़क मार्ग का जाल फैलाकर यात्रा को आरामदायक बनाने पर काम कर रहा है। अमरनाथ यात्रा जल्द ही ज्यादा आरामदायक और कम समय में पूरी होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र सरकार को अनंतनाग से पंचतरणी तक मार्ग बनाने के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे मान लिया गया है। 110 किलोमीटर की इस दूरी को 3500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसे लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जून में डीपीआर आने के बाद टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। इस मार्ग के बनने के बाद 3 दिनों की अमरनाथ यात्रा केवल 9 घंटों में पूरी होगी। वहाँ जम्मू के कटरा स्थित माता वैष्णो की यात्रा भी ज्यादा आसान होने जा रही है। 670 किलोमीटर वाले दिल्ली अमृतसर हाईवे को कटरा ग्रीन एक्सप्रेसवे से मिलाया जाएगा। इसे 40,000 करोड़ रुपए से बनाया जा रहा है। इसे 2024 चुनाव से पहले ही पूरे किए जाने की कोशिश है। इसके साथ ही माता वैष्णो देवी की यात्रा में लगने वाला समय 10 घंटों से घटकर 6 घंटों का हो जाएगा। और ये जो दिल्ली अमृतसर कटरा ग्रीनफील्ड है, ये दिल्ली से वैष्णो देवी तक 40,000 करोड़ की लागत से 670 किलोमीटर 4 लेन ग्रीन एक्सप्रेसवे ये दिसंबर 2024 तक पूरा होगा, ऐसा मुझे कहा है।